Hello and welcome everyone to the amazing batch of the amazing platform Bright Minds class 6 to 10, where we not just teach the concepts but we build that atmosphere in your mind. हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं आपके दिमाग के अंदर भी और आपके सराउंडिंग्स में भी, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन भी एकदम ऑफलाइन लगे। अब मैं एक बात फिर से बोलना चाहूंगा, हो सकता है आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई बैच लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब है 2027 में अब एनरोल हो चुके हैं क्योंकि आपने इसका एक लेक्चर देख लिया। अब क्लास 10 का सोशल साइंस का ये सबसे पहला हिस्ट्री का चैप्टर है और ये जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक मिसकंसेप्शन को मैं आपके क्लियर करना चाहूंगा, जो एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है कि सबसे बड़ी बात कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अगर हिस्ट्री में कम मार्क्स आ जाएंगे तो आपके मतलब बाकी की एकदम खराब स्थिति हो जाएगी। बाकी मतलब सोशल साइंस की जो जैसे ज्योग्राफी है, सिविक्स है यानी कि पॉलिटिकल साइंस और जो इकोनॉमिक्स है, ऐसा नहीं है। आपके पूरे जो चारों के चारों इंटर सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस के अंदर, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, जिसको मैं सिविक्स भी कहता हूँ, सब कहते हैं सिविक्स भी, या चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो। अब ये जो सारे के सारे हैं, हर एक का जो मार्क्स है, जो वेटेज है, वो 25 मार्क्स ईच है। यानी कि यानी कि 25 मार्क्स नहीं, सॉरी, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच है। अब चूंकि ये 20 मार्क्स ईच है यानी कि आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो इक्वल वेटेज के साथ ये सारे के सारे आएंगे। और ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो 20 मार्क्स में अक्सर बहुत मतलब 5 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आपका आने के चांसेस है। तो इसमें से भी जो 8 मार्क्स का है उसमें से 4 मार्क्स का तो मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा, यानी कि आपको मैं हाफ पढ़ा दूंगा। मैं इसको टोटल कितने लेक्चर में खत्म करूंगा? मैं इसको 2 लेक्चर्स में खत्म करूंगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स में मैं खत्म करूंगा। अब सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है आपका नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म होता क्या है? ठीक है, अब एक फ्रेडरिक सोरो की एक इमेज के साथ, एक वो यूटोपियन विजन के साथ उनका बताता है। यूटोपियन विजन जो कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन नहीं हो जाता, जैसे हमने कंबशन के बारे में क्लास 8th में पढ़ा था। अभी तो आपके टाइम पे शायद से नहीं, एनसीईआरटी पता नहीं, पुरानी होगी। तो कंबशन के टाइम पे एक आइडियल सिचुएशन पढ़ते थे हम। आइडियल सिचुएशन मतलब ऐसा है कि जो कभी हो ही नहीं सकती। तो उनका एक ऐसा विजन था जिसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा और उससे सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। अब नेशनलिज्म जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बच्चे मतलब ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म, बच्चों को यूरोप पता है क्या होता है, लेकिन ये नेशनलिज्म वर्ड में नहीं पता किस चीज का राइज हो रहा है। नेशनलिज्म का राइज हो रहा है। अब नेशनलिज्म क्या है कि अपने नेशन के प्रति प्रेम, प्यार की भावना, अपने नेशन से प्यार करना। जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे को दिल से मनाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि ये मतलब मैं ऐसे बस एक ऑब्लिगेशन है इसलिए मना रहा हूँ। हमें देश के प्रति कुछ ना कुछ स्टार्टिंग से ही एक प्रेम होता है, भले वो हमें फील करने को ना मिले, जरूर होता है। तो लव फॉर वंस नेशन, यानी कि किसी नेशन, किसी अपने देश के प्रति एक प्रेम की भावना। और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, अब भारत को जैसे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। और कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग पीपल, यानी कि मेरे साथ जो पूरे भारत में लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो ये मेरी कॉमन आइडेंटिटी है। जो भारत के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनकी कॉमन आइडेंटिटी ये है कि वो भारतीय हैं, वो इंडियन है। ठीक है, वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है, वो इंडियन है। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस क्या होता है कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के समय लोगों को वो देश के प्रति प्रेम की भावना पता चलती है। जो पहले के समय जो इंडिपेंडेंस जैसे था, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उससे पता चला कि जैसे महात्मा गांधी और बहुत सारे जैसे कि भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए,
और बहुत सारे जो थे, सब जो थे उनके प्रति, जो उनका देश के प्रति जो प्रेम था वो झलका, और ये अल्टीमेटली ये नेशनलिज्म था उनका। ठीक है, नेशनलिस्ट फीलिंग थी, यानी कि प्रेम की भावना। नेशनलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? नेशनलिज्म को हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अब कुछ बच्चों को लगेगा इससे सवाल थोड़े आते हैं, ये भैया क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, तो आपको चैप्टर का मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि इसमें नेशनलिज्म की क्या बात है। नेशनलिज्म की इसलिए बात है क्योंकि अब से हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की कहानी, ब्रिटेन, जर्मनी, और जो स्ट्रगल लोग करते हैं वो एक साथ करते हैं, और वो एक स्ट्रगल ऐसा रहता है कि उससे लोगों को महसूस होता है कि वो जो देश के प्रति उनका प्रेम है। तो लव फॉर द नेशन, ठीक है, लव फॉर द नेशन इज नेशनलिज्म। कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग पीपल इज नेशनलिज्म। स्ट्रगल फॉर, मतलब मेन तो यही है, लव फॉर वंस नेशन, लव फॉर आर नेशन, आप इसको अच्छे से कह लो, वंस नेशन, अपने नेशन के प्रति जो प्रेम की भावना है, भारत के प्रति, हम जैसे भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। अब देखो ये इसके सब पॉइंट्स में आते हैं, बाकी के सेकंड और थर्ड। अब फ्रांस के बारे में एक जो बहुत सबसे बड़ी एक बात थी, वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एक ऐसा मूवमेंट था जिसके बाद से पूरी दुनिया की तस्वीर बदलने लग गई। हमें पता है कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था कि, हाँ, पहले के टाइम पे मोनार्की थी, मोनार्की यानी कि किंग्स इन्फ्लुएंस था, यानी कि राजा का शासन था, किंग्स इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर बाद में लोगों को लगने लगा कि राजा क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और ये अत्याचार किस पे होता था? किस पे होता था? मिडिल क्लास पे ये अत्याचार होता था, जो गरीब लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे। और एक बात क्या थी, एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस टू रिच। ठीक है, तो ये राजा अक्सर क्या करते थे कि जो टैक्स लेते थे वो, जिससे देश चले, आर्मी चले, वो और टेरिटरी को एक्वायर कर पाए और जगह को कैप्चर कर पाए, इसके लिए वो क्या करते थे, जैसे मिडिल क्लास और पुअर का सहारा लेते थे, उनका पैसा वसूलते थे, जिसके पास उनके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। वही जो रिच लोग थे, जो उनके दोस्त थे, दोस्त यानी कि जैसे कि कोई, पहले के टाइम पे चर्च के बारे में जब बात करते थे, जो प्रेस्ट होते थे, तो उनसे उनके पास फ्यूडल प्रिविलेजेस थी, ऐसे प्रिविलेजेस जो कि बेस्ड ऑन बर्थ होती हैं, बेस्ड ऑन बर्थ यानी कि जन्म से कुछ अधिकार मिल जाते हैं, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी चीज जो सामने आई, वो थी आपका क्या, स्ट्रगल, स्ट्रगल। अब ये जो स्ट्रगल था, ये फ्रांस से शुरू हुआ। अब फ्रांस में लोगों ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, यानी कि अब क्या हुआ, क्या हुआ अब यहाँ पे कि पहले बॉर्बन डायनेस्टी का शासन था, अब वो हो गया एक किसका शासन, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, और फिर अभी तो रिपब्लिक चल ही रहा है। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच पीपल। अब लोगों में ये आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई कहाँ से और कैसे? तो इसको बढ़ावा देने के लिए, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजों का यहाँ पे साथ लिया गया। अब वो चीजें क्या क्या थी? सबसे पहले था कॉन्सेप्ट ऑफ ला पेट्री एंड ले सिटुएन इंट्रोड्यूस प्रमोटिंग यूनिटी एंड इक्वल राइट्स। अब ला पेट्री क्या होता है, फादरलैंड, जैसे हम इंडिया को कहते हैं भारत माता, वैसे ही हम फ्रांस के बारे में जब कहते हैं तो हम कहते हैं फादरलैंड। फ्रांस का लैंड क्या है, फादरलैंड। ठीक है, और ले सिटोइन ये एक मतलब ला पाट्री, ला ले सिटोइन, ले सिटोइन यानी कि सिटीजन, ये लोगों को, वहां के लोगों को बुलाने का एक तरीका था। तो इससे क्या हुआ, जब हम कहीं को किसी को सिटीजन कहते हैं तो हम ये नहीं देखते कि रिच सिटीजन है कि पुअर सिटीजन है, हम सिटीजन देखते हैं कि ये भी इंडिया का सिटीजन है, रिच भी इंडिया का सिटीजन है, पुअर भी इंडिया का सिटीजन है, इक्वल राइट्स है।
तो इससे क्या होता है, यूनिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? यूनिटी बढ़ती है और इक्वल राइट्स रहते हैं। तो ये एक बढ़ाने का तरीका तरीका था कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता दूं, एक साथ रहने के भाईचारा वाली भावना। अब राजा के शासन में अक्सर हम देखते थे कि एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग होता था, एक रॉयल फ्लैग होता था, ठीक है। अब वो जो रॉयल फ्लैग है उसको रिप्लेस करके एक नेशनल सिंबल के रूप में ट्राई कलर को चूज किया गया, ये हमने देखा। ये है क्या? देख लो, मैं दिखा देता हूँ। ये है फ्रांस का फ्लैग, ये है फ्रांस ट्राई कलर। हम इंडिया के ट्राई कलर की बात करते हैं, है कि नहीं? तो ट्राई कलर यानी एक दो तीन रंग, तीन रंग का मिश्रण। वैसे इटली का ट्राई कलर देखो, ग्रीन व्हाइट रेड। तो फ्रांस, ये ऐसे ही, ये देखो स्ट्रगल था। ये मैंने स्ट्रगल को ही दिखाने का कोशिश किया जब मैंने ये पिक्चर को लिया। तो ये फ्रांस का ट्राई कलर है। इससे जो राजा के शासन का जो पहले का जो हम बोलते हैं ना कि जो ट्राई कलर था, जो झंडा था, उसको वापस ले लिया। स्टेट्स जनरल इलेक्टेड बाय सिटीजंस एंड रीनेम नेशनल असेंबली। अब स्टेट जनरल, सिटीजन ने खुद ही से एक असेंबली इलेक्ट कर ली। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे लोकसभा है इंडिया में, तो उसमें 543 मेंबर्स होते हैं। तो वो उन्होंने एक ऐसी असेंबली बना दी जो कि स्टेट जनरल था उस समय। फिर राजा के तुरंत हटने के बाद उसको नेशनल असेंबली बोल दी गई, यानी कि वो जो हाईएस्ट जो असेंबली थी। अब नेशनल हिम्स कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स ऑनर्ड, यानी कि कमेमोरेटेड, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, ये भी लिख सकते हैं। तो नेशनल हिम्स यानी कि जैसे कि इंडिया में है वंदे मातरम, तो ऐसे ही वहां पे भी नेशनल सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, हिम्स को कंपोज किया गया, राइमिंग जो नारेबाजी चलती थी। ओथ्स टेकन यानी कि शपथ ली गई। और जो मार्टियर्स थे जिन्होंने इस स्ट्रगल में, इस नेशनलिज्म वाली स्ट्रगल में किंग को हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्ट्रगल में जो मार्टियर्स थे, जो मर मर गए थे लोग, उनको ऑनर किया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटेड विद यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंट्री। एकदम इक्वल, समान भावना वाले, इक्वल फीलिंग्स वाले, यानी कि कोई भी मतलब राइट टू इक्वालिटी, ये प्रमोट कर रहे थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज रिमूव्ड अक्रॉस द कंट्री। अब देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होता है कि जैसे कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना है। अब अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो पहले क्या होता था पता है? अगर मुझे मैं अगर मान लीजिए मुंबई और दिल्ली फ्रांस में है, मैं ऐसे बता देता हूँ। मुंबई, चलो इंडिया का ही ले लेते हैं। मुंबई से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे जाने का क्या देना पड़ेगा? 100 रुपए मान लो देने पड़ गए, ठीक है। तो 100 रुपए देने पड़ गए। तो ये ऐसी चीजें, वैसे ही मान लो कोई फ्रांस की जगह होगी ए, अब मुझे ए से बी जाना है। तो अगर मुझे ए से बी जाना है तो मुझे मान लो कितने, तो यूरोज मान लो 50 यूरोज देने पड़े, 50 यूरोज देने पड़े। तो इससे क्या होगा? एक वाली भावना नहीं आएगी, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि मैं मुंबई से दिल्ली नहीं, मैं अपनी जगह से किसी और की जगह में जा रहा हूँ। ऐसे तो फील ही नहीं हो पाएगा कि ये अपना ही देश है। तो इससे क्या हुआ, इन लोगों ने क्या कर दिया कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी, इसी को कहते हैं, अपने ही किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का पैसा लेना बंद किया। और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि किसी चीज को नापने तौलने का जो तरीका है, मान लो यहाँ पे मुंबई में केजी चल रहा है और दिल्ली में ग्राम चल रहा है, तो ऐसा नहीं, अगर मुंबई में केजी चल रहा है तो वहां पे भी केजी चल रहा है, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल देने के लिए। तो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंट्री, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए, जैसे कि सेंट्रल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वही सब जगह को रूल करेगा, अलग अलग जगह का कुछ नहीं। जैसे फ्रांस का कुछ जगह पहले किसी और राजा के पास होगा, किसी और राजा, अब नहीं, जितने भी फ्रांस बोलने वाली जगहें थी उनको इकट्ठा कर लिया, एक साथ मिला दिया, और एक देश को जब घोषित किया, तो वहां पे अब एक ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, वो सेंट्रल लेवल पे चलेगा। अब फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम पेरिस प्रमोटेड, रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड या रिमूव। अब फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट किया, जो कि भारत में नहीं है। भारत में जैसे कि तमिलनाडु की तमिल को प्रमोट किया जाएगा, महाराष्ट्र के मराठी को प्रमोट किया जाएगा, राजस्थान के राजस्थानी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। आसाम का है तो आसामी भाषा को प्रमोट किया जाएगा, कर्नाटका के कन्नड़ को, तो हर भाषा को प्रमोट किया जाता है, गुजरात में गुजराती को। लेकिन इन्होंने क्या किया, बोला नहीं, हमें सिर्फ फ्रांस,
फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये एक उनके उनके हिसाब से नेशनलिज्म का तरीका था। उनका मानना था कि फ्रेंच लैंग्वेज है, अब एक ही भाषा रहेगी तो और ज़्यादा अब उनकी भावनाएँ उनके पास ही रहने देते हैं। रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड। ठीक है? यानी कि जो रीजनल भाषाएँ थी, जैसे यहाँ पे इंडिया में है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, इन सबको हटा दिया। अब नेपोलियन की एंट्री हो गई 1799 में और उसने एक निकाल दिया नेपोलियनिक कोड। नेपोलिक कोड इसको बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियनिक कोड में क्या है देखो, नेपोलिक कोड में यही था, इसको सिंपली यही बोलते हैं। 1804 में इसको जब क्या किया गया, इसको फॉर्मुलेट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें कुछ बातें बताई गई। सबसे पहले था कि एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, एबॉलिश्ड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब मैंने देखो यहाँ पे बताया था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस किसको मिलती थी, रिच को मिलती थी, या तो चर्च के जो प्रिस्ट होते थे ना, उनको मिलती थी। हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, मैं बताते जा रहा हूँ। तो ये फ्यूडल प्रिविलेजेस होती थी कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। अब नेपोलियन ने आके क्या किया, नेपोलियनिक कोड के थ्रू उसने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ कर दिया। यानी कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसके सामने सब बराबर है, सब इक्वल है। और इसलिए इसे क्या कर दिया, इसी के अंडर में एबोलिश कर दिया फ्यूडल प्रिविलेजेस। यानी कि अब जो चर्च के भी जो प्रेस्ट है, पंडित हैं चर्च के, उनको भी अब टैक्स देना पड़ेगा। तो अब रिच पुअर कुछ नहीं था। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर उसका राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया उसने। और क्या किया कि राइट टू प्रॉपर्टी में, जैसे हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था रशिया का, कि उनकी जो भावना थी, समाजवाद था वो, है कि नहीं, सोशलिस्ट फीलिंग जो थी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, सबको प्रॉपर्टी का राइट है, तो सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था उसने सिंप्लीफाई कर दिया। यूनिफॉर्म लॉज अक्रॉस रीजन, यानी कि सब जगह पे लॉज जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे, सेम रहेंगे सब रीजन में। अब कंट्री साइड में क्या था, रूल्स प्रोटेक्टेड लैंड एंड हार्वेस्ट। सबसे बड़ी बात यही थी। और क्या था देखो, एक यही था कि जब फ्यूडल प्रिविलेजेस आपने हटा दी, तो अब लैंडलॉर्ड के अलग नहीं, अब वो भी बराबर ही होगा एक पुअर पीजेंट जितना, क्योंकि अब फ्यूडल प्रिविलेजेस कुछ नहीं रही। अब लैंड और हार्वेस्ट को किससे प्रोटेक्ट किया, ये आपको सीधा नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी की बातों से ये भी समझ में आता है। रूल्स प्रोटेक्टेड दी लैंड एंड हार्वेस्ट। टाउन्स में क्या हुआ, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोमोटेड। तो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या किया, अच्छा कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। अब इसके बाद एक बात आती है, ध्यान से सुनिए। देखो, फ्रांस है ये मान लो। अब ये जो फ्रांस है, इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं। पहला टाइप है आपका एरिस्टोक्रेसी, यानी कि लैंडलॉर्ड हो गए, फिर लैंडलॉर्ड, किंग, जो भी, जैसे कि प्रेस्ट भी उस समय के जो होते थे, लैंडलॉर्ड, किंग, रिच, ये। और एक थे पुअर। अब पुअर पीजेंट्स भी थे, हर टाइप के पुअर होते, सिर्फ पीजेंट्स ही नहीं होते हैं। तो पुअर पीजेंट्स जो थे, तो एक बात बताई गई है एनसीईआरटी में कि एरिस्टोक्रेसी कम थे पुअर के कंपैरिजन में, लेकिन तो भी एरिस्टोक्रेसी का दबदबा था। रिच थे क्योंकि पैसा है, तो बड़ी बड़ी बातें, वही बात हो गई, क्योंकि इनके पास पैसा था। तो पुअर पीजेंट है, तो ये कितने भी शायद से क्वांटिटी में हो, लेकिन खाने के लिए तो पैसा चाहिए। तो ये जो थे, क्वांटिटी में क्या थे, कम थे। यानी कि इनकी जो आंकड़े थे, जितने लोग रहते थे, कम थे, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी थी पुअर की, पुअर पीजेंट्स की, ये थी ज्यादा। ठीक है, तो ये भी एक बात बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब नेपोलियन को 1814 के युद्ध में, जो वाटरलू में हुआ था, उसमें हरा दिया गया था। अब इम्प्लीमेंट हुआ ट्रिटी ऑफ वियना। वियना में मिले कौन, वियना में मिले कौन, हाँ, तो ट्रिटी ऑफ वियना में मिले कुछ, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया।
जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया और वापस से यूरोप में वही मोनार्की ला दी जो कि पहले थी। तो जो ब्रिटेन था, रशिया था, प्रूशिया था और ऑस्ट्रिया था, इन्होंने साथ में क्या किया, अलाई बन गए यानी दोस्त बन गए। कांग्रेस hosted by Austrian Chancellor Metternich led to the Treaty of Vienna Agreement in 1850। अब देखो, यहाँ पे यही बताना चाहा है कि ऑस्ट्रिया के उस समय जो चांसलर थे मेटरनिक, उन्होंने इसको हेड किया था। उसके जैसे कि कोई चीज का मॉनिटर जैसे क्लास में होता है वैसे ही हेड। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ 1815 में, 1815 में। बॉर्बन डायनेस्टी ओवरथ्रोन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। ठीक है, उनको पावर में वापस ला दिया गया। तो जो बॉर्बन डायनेस्टी जो थी लुइस वाले, उनको वापस से ला दिया। लुइस 16 जो थे, वो लुइस 16 वापस आए कि नहीं वो उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, लेकिन बॉर्बन डायनेस्टी जरूर आई वापस। नेपोलियन एनेक्स टेरिटरीज टेकन अवे फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रांस के रहते में नेपोलियन तो बहुत बड़ा शासक बन गया था, बहुत बड़ा रूलर। तो उसे फ्रांस में जितने भी जगहों को अंडर में लिया था, उसको क्या किया, ले लिया गया। और क्या कर दिया गया, बाकी जो अलाई थे जैसे ब्रिटेन को कुछ दे दिया, कुछ रशिया को जैसे पोलैंड दे दिया, प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे मिला था, ऑस्ट्रिया को भी मिला था। तो ऐसे क्या किया इन्होंने, वो चीजें दे दी। और क्या किया इन्होंने पता है, देखो, ऑस्ट्रिया टू नॉर्दर्न इटली, रशिया एक्सपेंडेड इट्स वेस्टर्न बॉर्डर्स, जिसमें रशिया ने क्या लिया था, पोलैंड। ठीक है, तो 39 states merged previously under Napoleon were reorganized and kept as separate entities। तो जर्मन कन्फेडरेशन के एक 39 स्टेट्स थे। जर्मन कन्फेडरेशन जो थी ना, तो जर्मन स्टेट्स ऐसा मान लेते हैं, वो जो थे उनको कोई कुछ कर भी नहीं पाया जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई। ये 39 स्टेट्स वैसे के वैसे ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, अब ये नहीं रहा, अब फिर से राजा का शासन आ गया। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वियना में यही था कि वापस से रिस्टोर कर दिया गया किसको, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ। देखो, अगर आप कहेंगे तो मैं ये दे दूंगा, आप जैसा कमेंट में कहेंगे वैसा करें। मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन डिफरेंट एरियाज और एस्पेक्ट्स। अब लिबरलिज्म जो वर्ड आता है ना, ये बहुत ही बड़ी मीनिंग वाला एक वर्ड है, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में इतना जो वर्ड है, देखो जितना मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिखा है, लिबर, लिबर, ये जो वर्ड है इसका मतलब समझो। ये जो लिबर वर्ड है, इससे यही कहने का मतलब है, यही कहने का तात्पर्य है कि लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म के बारे में जब बात करते हैं तो फ्री होना, फ्री रह के काम करना। ठीक है, तो इसका डिफरेंट एरियाज में बहुत डिफरेंट मीनिंग था। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बात करते हैं, इकोनॉमिक एरिया में बात करते हैं, यानी कि जब पैसों के बारे में बात आती है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में, तो क्या चाहती थी कंपनियां, या तो जो उस टाइम के रिच पीजेंट्स हैं, वो चाहते थे ट्रेड करने में, यानी कि जो हम बिजनेस करते हैं, मार्केट एक्टिविटीज में हमें पूरा फ्रीडम मिले, हम किसी के भी साथ बिजनेस कर सके। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। हम, मतलब अगर कोई ट्रेड कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें जानबूझ के दखल अंदाजी ना करे। इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मनी। ठीक है, तो गुड्स का और मनी का, यानी कि जो सामान मैं बेच रहा हूँ वो आसानी से मूव हो सके। वही पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करें तो एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। तो मैंने फिर से बताया था इधर फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो लोग चाहते थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कि ये पूरा का पूरा मोनार्की खत्म हो, भले किंग हो तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हो, किंग ही अल्टीमेट ओनर ऑफ द स्टेट ना हो, ओनर ऑफ द कंट्री ना हो, ओनर ऑफ द एरिया ना हो। तो एब्सोल्यूट मोनार्की ये होता है कि पूरा मोनार्की का शासन वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रह के, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, और स्पेशल प्रिविलेजेस काइंड हो। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहे। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे तो वो भी गलत है। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो देश को संभाल रहे वो मेजोरिटी द्वारा चूज किए होने चाहिए।
डिसीजंस मेड विद कंसेंट ऑफ पीपल, कोई डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो लोगों की सहमति से लिया जाए, लोगों ने कहा यस तो वो आगे जाए, लोगों ने कहा नो तो वो गवर्नमेंट पीछे ले ले वो लॉ। फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स, फ्रीडम और इक्वालिटी मिले सिटीजन को। अब ज़ोल्वरिन क्या होता है? ज़ोल्वरिन क्या है? ट्रेड बैरियर्स एंड कस्टम ड्यूटीज रिमूव्ड, क्रिएटेड अ सिंगल इकोनॉमिक यूनियन। अब ये किससे था? देखो, ये था on the of German states, initiative of German states। उस समय हम स्टेट्स बोलते थे, कंट्री नहीं बोलते थे। तो जो जर्मन स्टेट्स जो थे, उनके इनिशिएटिव पे एक ज़ोल्वरिन बनाया गया। ज़ोल्वरिन क्या था? एक यूनियन टाइप ही था, कस्टम यूनियन। जहाँ पे अगर किसी एक जर्मन स्टेट से दूसरे जर्मन स्टेट में जाना है, तो कस्टम ड्यूटीज ना लगे, मुझे जाने आने का पैसा ना लगे, जैसे टोल है मान लो, तो वैसा कुछ ना लगे, ट्रेड बैरियर्स कुछ ना हो, मैं आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रेड कर सकूं, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज एंड सिंप्लीफाइड ट्रेड। तो करेंसी अब 2 कर दी गई थी, ये इसमें नहीं दिया, करेंसी 20 से 2 कर दी गई, 20 नहीं बहुत सारी, तो उससे 2-3 कर दी गई थी। तो मान लो एक जर्मन स्टेट का कोई एक करेंसी है, दूसरे का कुछ और करेंसी है, ऐसा नहीं था। अब एक जर्मन स्टेट, दूसरे जर्मन स्टेट सेम करेंसी थी, तो आसानी से ट्रेड हो पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं रोमांटिसिज्म की तरफ। देखो, रोमांटिसिज्म क्या होता है कि देश से प्रेम करने का एक अलग तरीका। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ये कल्चरल मूवमेंट था, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट, एक ऐसा सामाजिक मूवमेंट, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जिससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़े, ठीक है? तो ये आप रोमांटिसिज्म पे डेफिनेशन तो आप ये लिख के आना, मैं तो ये कहूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought टू डेवलप, रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर form of nationalist sentiment. Romantic artists focused less on reason and science and more on emotions, intuition, imagination and mystical feelings. अब देखो, जो रोमांटिसिज्म वाले आइडिया को फॉलो करता था कि कल्चरल मूवमेंट से, कल्चरल तरीके से मैं क्या करूंगा, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ावा दूंगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम को बढ़ावा दूंगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दूंगा। तो इससे देखो क्या हुआ कि जो ये काम करते थे इनको कहते थे रोमांटिक आर्टिस्ट। तो ये क्या बोलते थे कि इतना साइंस और रीजन में इतना हमारा फोकस नहीं है, हम तो फोकस करते हैं इमोशंस पे, भावनाओं पे, इमेजिनेशन पे, इंट्यूशन, यानी कि जो हमने माना, इंट्यूशन हम होता नहीं है कि हम ऐसा मानते हैं पर वो होता नहीं है, या तो मिस्टिकल फीलिंग, जैसे कि कोई ऐसे मिस्टिकल फीलिंग्स की भावना, कोई ऐसा फीलिंग जो कि हो सकता है एग्जिस्ट करता हो, रियलिटी में हो सकता है नहीं करता हो। तो ऐसी चीजों पे वो ज्यादा, मतलब वो क्रिटिसाइज करते थे रीजन और साइंस को। उनका रीजन और साइंस यानी कि साइंस इतना हर चीज के पीछे नहीं लॉजिक लगाते थे, ठीक है। जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर कुड बी फाउंड अमोंग कॉमन पीपल, दासो। तो ये जो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर थे, ये इनका मानना क्या था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, जो जर्मन कल्चर है, जैसे इंडियन कल्चर जो हम बोलते हैं, तो जो इंडियन कल्चर यानी कि देखो, इंडियन जैसे जो भावनाएं होती हैं, जो कल्चर है, तो वैसे ही जर्मन कल्चर है। तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, जोहान गॉटफ्रीड हर्डर का क्या मानना था कि ये जो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर हैं, ये मानते थे कि जो जर्मन कल्चर है वो सिर्फ कॉमन पीपल यानी कि जर्मन पीपल ही पता लगा सकते थे, और जर्मन पीपल को दासवोक कहते थे, जर्मनी में जैसे कहते थे जर्मन लैंग्वेज में। करोल कुरपिंस्की expressed nationalist feeling through his operas and mazurkas। मजूरका एक पॉलिश वाला ही था, तो म्यूजिक्स के थ्रू वो क्या करते थे। देखो, करोल कुरपिंस्की का क्या था कि एक पॉलिश सिटीजन थे, पॉलिश थे, ठीक है, पोलैंड के रहने वाले। और ट्रीटी ऑफ वियना के बाद पोलैंड को रशिया को थमा दिया गया कि आप पोलैंड को संभालिए। अब जब ऐसा कह दिया गया तो क्या हुआ कि पोलैंड वाले अपना, उल्टे बहुत दबाया गया रशिया में। तो रशिया ने क्या किया, पोलैंड में जैसे पॉलिश लैंग्वेज आप नहीं बोल सकते, ऐसा बोल दिया। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो ये तो गलत बात है, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि हम राष्ट्रवाद की भावना को जगाएंगे, हम नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ाएंगे,
लेकिन हम म्यूजिक के थ्रू उसको सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि इससे हम लोगों को एक साथ ला रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। ठीक है। रोल ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज इन पोलैंड आफ्टर रशियन एक्विजिशन है, ऑक्यूपेशन नहीं, एक्विजिशन। जब एक्वायर कर लिया रशिया ने पोलैंड को तो क्या हुआ, पोलिश लैंग्वेज को वेपन बनाया गया। ठीक है। और ये वेपन बनाने वाले कौन थे, चर्च के लोग थे, चर्च के पृष्ठ थे, चर्च के पंडित थे, पृष्ठ यानी पंडित, तो चर्च के जो पृष्ठ थे उन्होंने क्या किया, चर्च में क्या किया उन्होंने, पॉलिश लैंग्वेज ही यूज की। जैसे कोई अनाउंसमेंट या तो पूजा पाठ करने के लिए जो चर्च में होता है, बाइबल पढ़ना, वो पॉलिश में ही था। और जो लिटरेचर था वो भी इनका पॉलिश में ही था, पढ़ने का तरीका, जिससे इनकी आइडेंटिटी को बचाया जा सके। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने एक साथ लोगों को लाया और रशिया से अलग होने का इन्होंने सोचा। अब फिर आया एक समय, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि अब फिर से रिवॉल्यूशनरी आ गए, यानी कि अब फिर से रिवॉल्यूशनरी, यानी कि जो वो क्रांतिकारी लोग आ गए। जैसे इंडिया में क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह और उनके दो मित्र के बारे में जो कहा जाता है, वैसे ही बहुत सारे लोग क्रांतिकारी थे। ठीक है। तो वैसे ही फ्रांस में देखो 1830 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें लोग सड़कों पे आ गए, और बोरबोन डायनेस्टी जो फिर से आ गई थी उसको हटाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना में फिर से आ गई, तो वो फिर से अब उसको हटा दिया गया। लुइस फिलिप नाम के एक आदमी थे, अब उनको किंग बना दिया गया, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। वो संविधान के अंदर रह के काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड। वैसे ही बेल्जियम में, ये 1830 में हुआ था फ्रांस का, बेल्जियम रिवॉल्यूशन हुई, तो बेल्जियम अलग हो गया किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। वो क्या बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, जो कि सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन पावर्स द्वारा। ठीक है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये हुआ कि ग्रीस ने फाइट किया ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर का तब बहुत खराब दिन आने ही वाले थे, या आ भी चुके होंगे। तो क्या हुआ कि ग्रीस से युद्ध लड़ा। युद्ध कैसे लड़ा कि नेशनलिस्ट एंड यूरोपियन सपोर्टेड ग्रीस। ग्रीस में जैसे कि पहले के समय में क्या होता था, कोई जैसे विरोधी रहता था ना कोई अगेंस्ट में, तो उसको जंगलों में भेज देते थे, एग्जाइल जिसको कहते थे, वनवास। वन में अब आपको यानी कि जंगलों में रहने के लिए रहना हो, तो वो लोग सपोर्ट करते थे। और हमने सिक्स्थ में भी पढ़ा है, सेवेंथ में भी पढ़ा है, ओल्ड एनसीईआरटी वाले जो पढ़े हैं, तो उसमें दिया है कि जो ग्रीस है उसको क्राइडल कहा जाता है ऑफ कल्चर, क्राइडल ऑफ ओल्डेस्ट कल्चर, अर्लीस्ट कल्चर। ठीक है। तो जो पहले के जो कल्चर है, जैसे ग्रीस से बहुत कुछ चीजें आई हैं, जो कल्चर आया है, तो वो भी लोग सपोर्ट करते थे, जो कि ग्रीस को कल्चर के हिसाब से बहुत बड़ा मानते थे। और जो एग्जाइल में जो लोग थे वो तो सपोर्ट करते ही थे। ग्रीस बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832, और ऐसा क्यों हुआ मैं बता दूं। ये कौन सी ट्रीटी थी, ये थी, मैं एक, हाँ, तो ये जिस ट्रीटी से हुआ, ये कौन सी ट्रीटी से हुआ, ये था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ट्रीटी हुई थी जिससे ग्रीस जो था अब क्या हो गया, अब वो आजाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से। ठीक है। फिर आता है 1848 ईयर। 1848 में क्या हुआ था, तो 1848 में यही हुआ था कि फिर से फूड शॉर्टेज होने लग गई, और अब फिर से थोड़ा सा गवर्नमेंट कम ध्यान देने लग गई थी लोगों पे। तो फूड शॉर्टेज हुई क्योंकि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बहुत ज्यादा बेरोजगारी होगी, काम नहीं मिल रहा था लोगों को। जितने लोग थे काम उससे बहुत कम थे। ठीक है। जैसे बहुत प्रोटेस्ट हुए, बहुत हिंसा हुई, बहुत ज्यादा हंगामे, फाइट्स हुए पेरिस में। और बैरिकेड्स नहीं होते, पुलिस लगा देती है एक ऐसा बैरिकेड कि आपकी एंट्री रोक दी जाती है, तो बैरिकेड्स और सेटअप, तो उस टाइम पे बैरिकेड्स को लगा दिया गया था। और जो किंग लुइस फिलिप थे, जो कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो फिर हुआ, फिर से रिवॉल्यूशनरी आए, बोरबोन डायनेस्टी को हटाया गया। तो फिर जब लुइस फिलिप आए थे तो इनको भी फोर्स टू फ्ली, यानी कि अब इनको भी अपने गद्दी से हटना पड़ा, ये भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, राजा नहीं थे। अ रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड, यानी कि अब
सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किंग नहीं है, पूरा का पूरा ही राजा वाला शासन है। मतलब सॉरी, पूरा का पूरा ही राजा का शासन गया। और रिपब्लिक, अभी हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में अब राजा का शासन थोड़े। ग्रांटिंग वोटिंग, यानी अब वोटिंग के थ्रू हम चूज करेंगे कि इंडिया का हेड कौन होगा। वैसे ही वोटिंग के थ्रू ये चूज कर रहे थे कि फ्रांस का हेड कौन होगा। मैंने हर बार जब इंडिया का नाम लिया है तो मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके लिए एक एग्जाम्पल रहे, ठीक है। तो रिपब्लिक को डिक्लेयर किया गया, जिससे कि वोटिंग राइट्स मिल गई सारे मेन को। और राइट टू वर्क भी का, कि राइट टू वर्क, हम आपके लिए वर्क खोजेंगे, या तो हम नए वर्क को बनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क होते हैं जो अभी भी नहीं हो रहे हैं, तो वो वर्क बनाए जाएंगे और उसमें आपको काम दिया जाएगा। तो ऐसा बोला गया। खैर, इसमें वोटिंग राइट्स में अडल्ट मेन को ही दिया गया था, वुमेन को अभी भी उतना हिस्सा नहीं मिला था। वुमेन का भी हम पढ़ेंगे। नेशनल वर्कशॉप वर एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो टू अनएम्प्लॉयड, तो जो बेरोजगार थे उनको रोजगार देने के लिए, जो इनके पास काम नहीं था उनको काम देने के लिए वर्कशॉप बनाए गए, नेशनल वर्कशॉप। Earlier in 1845, weavers in Silesia revolted against contractors who supplied raw materials and drastically reduced their payments. अब देखो, ये भी वही बात लिखी हुई है, तो इसको रहने दो, इसको रहने दो। क्या हुआ कि सिलेसिया नाम की एक जगह थी। अब 1849 1845 में क्या हुआ कि वहां पे जो काम कराने वाले लोग थे सिलेसिया में, रॉ मटेरियल्स का जो उत्पादन होता था, सप्लाई होता था, तो वो जो रॉ मटेरियल बनाने वाले लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर जो होते थे, जो सप्लाई किया करते थे रॉ मटेरियल्स का, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का अचानक से पेमेंट कम कर दिया बिना उनको बताए। सिलेसिया में जो वर्कर्स रहते थे, उनका पेमेंट अचानक से कम कर दिया कॉन्ट्रैक्टर ने। तो जो वर्कर्स है उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट लड़ा और फिर उसमें जीत भी हासिल करी थी, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहूंगा, चूंकि ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। ये आपका लेक्चर नंबर 1 था और मैंने पहले ही बोला था कि मैं लेक्चर नंबर 2 लेक्चर में इसको खत्म करूंगा। पहला लेक्चर आपका खत्म हो चुका है। दूसरे लेक्चर में जो यूनिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, सब सब जो यूनिफिकेशन वाले जो टॉपिक होंगे, जो भी यूनिफिकेशन होगा, यूनिफिकेशन वाला टॉपिक, हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, मैं आपको फटाफट पढ़ाता हूँ जिससे आपकी जल्दी छुट्टी भी हो जाए। ये आपका लेक्चर नंबर 2 में होगा, यूनिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और एंड में मैं बस आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप जो हर एक लेक्चर देख रहे हैं उससे आपका एक और एक स्टेप आगे जा रहा है टुवर्ड्स बोर्ड सक्सेस। लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभ्यास 2027 से जुड़े रहिए, क्योंकि ये आपके बेटरमेंट के लिए फ्री लेक्चर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं विद द टॉप फैकल्टी। तो अभी के लिए बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।